हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ हेमेटोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी पीटी के बारे में। आज का टॉपिक जो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम का है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा कॉमन पाथवे भी देखेंगे कि कोगुलेशन पाथवे किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। स्पेसिमेन टाइप देखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा और टेस्ट प्रोसीजर रहेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोसीजर। इंट्रोडक्शन की बात करें कि पीटी क्या होता है, तो इट्स अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि नोन है आपके फैक्टर 2 के लिए। यानी प्रोथ्रोम्बिन क्या है, आपका फैक्टर 2 होता है। ये कोगुलेशन जो फैक्टर्स है आपके 12-13 फैक्टर्स जो हैं उसके अंडर में आता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की, तो एक आम भाषा में प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आपका साइट्रेटिक प्लाज्मा जो है, जब आपका वो रिएक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन के रिएजेंट के साथ, तो वो क्या करता है, उसको एक जेल सब्सटेंस में बनाता है। तो जितना टाइम पीरियड वो फ्लूइडिटी से जेल में कन्वर्ट होने लगता है, दैट इज योर प्रोथ्रोम्बिन टाइम आफ्टर द कैलकुलेशन, जिसमें आपकी एक कैलकुलेशन भी रहेगी, वो भी हम इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली समझेंगे। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल था जो कि आपका क्या कहता है कि जब आपका प्लाज्मा जो है वो मिक्स होता है केमिकल रिएजेंट के साथ, तो वो एक जेल क्लॉट बनाता है। तो वो स्पेसिफिक जेल क्लॉट जितने टाइम पीरियड में बना, दैट इज योर पर्टिकुलर डिफिनेशन ऑफ फैक्टर क्लॉटिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर मैं बात करूं कि इसकी एक्टिविटी जो है वो कैसे कोगुलेशन फैक्टर की जो एक्टिविटी है वो रिडक्शन या एक्टिविटी में आप कह सकते हो कि दिक्कत आ सकती है, तो विटामिन के की जो कह सकते हो आप डेफिशिएंसी है, उसमें भी अगर वो कम होता है तो आपका पीटी टाइम कहीं ना कहीं कम देखने को आपको मिलेगा। अब एक बार समझ लेते हैं फैक्टर कोगुलेशन फैक्टर के बारे में कि मतलब जो आपके कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट एक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं कि कैसे कोगुलेशन जो है कंटेंट एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे हमारा दो फेस रहेगा, कोगुलेशन और साथ में एंटी कोगुलेशन के साथ में दो पार्ट में डिवाइड होगा आपका। तो सबसे पहले आपका रहेगा कंटेंट एक्टिवेटर में फैक्टर जो 12 है वो कन्वर्ट होता है आपका 12A में। फिर फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 11A में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ 12A, जो कि हमारा को फैक्टर है किसका, HMWA का। उसके बाद आपका आता है 9 और से 9A में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो को फैक्टर ऑफ आपके 11 के प्रेजेंस में होता है। 10 अभी नहीं आया है, याद रखिएगा, 11 से डायरेक्ट 9 के पास में स्टेप दिखा रहा है। उसके बाद आपका टिश्यू फैक्टर एक इन्वॉल्व होता है जो कि है फैक्टर नंबर 7, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, TF फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्स, को फैक्टर ऑफ 7 जिसे कह सकते हो। वो फिर क्या क्या करता है, कॉमन पाथवे जो है आपका यानी 10 से 10A में कन्वर्ट कराता है। वहीं पे आपका विटामिन सी एक्टिवेटेड प्रोटीन सी आता है, नॉट सॉरी विटामिन, प्रोटीन सी आता है। और वो प्रोटीन सी जो है वो आपका क्या है, आपका वेला को फैक्टर है, जो कि क्या करता है आपके 10A जो को फैक्टर बना है उसकी प्रेजेंस में क्या कराता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है। जब वो थ्रोम्बिन बन गया तो उसमें आके आपका को फैक्टर मिलता है 5A, और वो 5A क्या करता है, थ्रोम्बिन के साथ में प्रेजेंस में उन दोनों की प्रेजेंस में क्या करता है, जो आपका फिब्रिनोजन है उसको कन्वर्ट करता है फिब्रिन मोनोमर में। अब ये फिब्रिन मोनोमर का जो है स्टेपिंग डायरेक्टली चलना शुरू होती है। तो फिब्रिन मोनोमर जो है वो कन्वर्ट होता है आपका फिब्रिन पॉलीमर में। फिब्रिन पॉलीमर जो है फिर वो क्या करता है आपका और थ्रोम्बिन, अब यहाँ याद रखना, फिब्रिन पॉलीमर और थ्रोम्बिन दोनों एक्ट करते हैं किसकी, जो आपका फैक्टर अब 13 है उसको 13A में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि क्या है आपका इफेक्टिव कोगुलेशन पार्ट है। अभी इफेक्टिव कोगुलेशन पार्ट कैसे आपका यानी फिब्रिनोलाइसिस जिसे हम कहेंगे, तो वो कैसे होता है, जो आपका प्लाज्मियम है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट होता है। जो आपका प्रोटीन सी है, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी है, वो क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर पार्ट को यानी FDPS इंचेस को कवर करता है और आपकी जो है क्लॉटिंग आपको दिखाई देने लगती है। तो ये एक छोटा सा कोगुलेशन का मैंने कोशिश की आपको वर्बली समझाने का। जब आप इसका प्रॉपर चार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली ध्यान रखते हुए। तो स्पेसिमेन टाइप का, तो साइट्रेटेड प्लाज्मा आपको इसमें यूज़ करना है। अगर मैं मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करूं तो यहाँ टेस्ट ट्यूब लेंगे आप। मैनुअली हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं तो सारा चीज़ हमारा मैनुअली ही रहेगा। तो यहाँ हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जो कि आपकी प्लास्टिक या क्वार्ट्स की कुछ भी हो सकती है, या आप ग्लास टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, बेटर रहेगा अगर आप ग्लास टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। आपको पिपेट लेना है, स्टॉप वॉच लेनी है, वाटर बाथ लेना है जिसका टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और फ्रेश नॉर्मल प्लाज्मा जो आपका जैसे मैंने बताया साइट्रेटेड प्लाज्मा है वो लेना है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MNPT।
अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कि टेस्ट प्रोसीजर कैसे आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे रिएजेंट को लेके आना है, यानी जो आपके रिएजेंट है उसको आप रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। रूम टेम्परेचर जो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी रूम टेम्परेचर। मिक्स करना है, आप उसको प्रॉपरली जो केमिकल है उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने एस्पिरेट करना है, क्या रिएजेंट एस्पिरेट करना है। क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, रिएजेंट एस्पिरेट करके उसमें डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, उसको वार्म करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। कितने मिनट के लिए रिएजेंट को वार्म करना है, तो 5 से 10 मिनट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट को वार्म करेंगे। जैसे वो रिएजेंट वार्म हो जाता है उसके बाद आप शुरू करेंगे, रिप्लेस करेंगे उसको किससे, आपका जो रिएजेंट है उसको ठंडा, मतलब इमीडिएटली आप उसको ठंडा करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आपका रिएजेंट जो है वो प्रॉपरली है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 0.1 ml आपने क्या करना है, फ्रेश प्लाज्मा जो आप साइट्रेटेड प्लाज्मा है वो लेना है। उसको वाटर बाथ में रखना है 2 से 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर एक ट्यूब लेंगे जिसमें फॉब्रिकल 0.2 लिक्विड प्लाज्मा जो है वो आप डालेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किस तरीके से प्लाज्मा ऐड करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 0.1 ml आपने प्लाज्मा लिया। उसके बाद आपने 0.2 ml आपने क्या करना है, उसके अंदर लिक्विड प्लास्टिन ऐड करना है। लिक्विड प्लास्टिन ऐड करने के बाद आप इमीडिएटली स्टॉप वॉच चलाएंगे और उसको वाटर बाथ में डिप करेंगे और उसको ट्यूब को शेक करेंगे। जैसे ये आपकी ट्यूब है, इसको आप क्या करेंगे, प्रॉपरली इसको इस तरीके से आप शेक करते रहेंगे। ये शेकिंग आपके क्या करेगा, शेकिंग जो है आपका प्रॉपरली मिक्स करेगा। मिक्सिंग के साथ अब आपने क्या देखना है कि जेल फॉर्मेशन कितने टाइम में, यानी जो आपकी फर्स्ट फिब्रिन जो है वो कब स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी आपको टाइमिंग लिखना है, कितनी देर में वो कंप्लीट हो गई है वो टाइमिंग लिख लेना है। तो आप ये कह सकते हो रिपीट 4 से 6 पार्ट के बाद जो है आपका वो प्रॉपरली क्या होगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा जेली फॉर्म में। उसके बाद आपका जो वो एवरेज, उसका एक एवरेज टाइम निकालोगे कि कितने जो भी एवरेज आया है 4 से 5 बार में भाई इतने टाइम पे आया, वो एक एवरेज टाइम निकाल लोगे, मीन जिसे हम बोलते हैं। मीन निकालने के बाद फिर अब हम आएंगे कैलकुलेशन पार्ट पे। तो मैनुअल मेथड की कैलकुलेशन जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा। हमें निकालना होता है रेशियो, यानी आर जो निकालना होता है वो होता है मीन ऑफ पेशेंट प्लाज्मा पीटी इन सेकंड्स, यानी कितने सेकंड्स का उसका आया, और एमपीटी जो आपका रिएजेंट का उसमें दिया रहता है वो। आईएनआर की कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो आईएनआर यहाँ पे हमारा आर से डिनोटेड रहता है जो कि मीन है। और आईएनआर का जो है, अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की 20 जो है वो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन का आपका एनपीटी वैल्यू जो है वो रहती है। इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं प्रोसीजर को, थोड़ा सा और इजी वे में कोशिश करता हूँ मैं समझाने की। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिएजेंट आपने क्या करना है, पहले तो सैंपल लेना है। जितना माइक्रोलीटर आपका सैंपल उसमें मेंशन होगा उतना माइक्रोलीटर आपने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद आप उसको इंक्यूबेट कर लेंगे। सैंपल इंक्यूबेट हो गया, एक अलग टेस्ट ट्यूब में आपका रिएजेंट इंक्यूबेट हो रहा है। इमीडिएटली आपने अकॉर्डिंग टू द पिपेटिंग एस्पिरेशन टेबल आप उसमें रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट कौन सा है आपका, यहाँ पे लिक्विड प्लास्टिन रिएजेंट है। तो लिक्विड प्लास्टिन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और वाटर बाथ में मिक्स करके ऑब्जर्व करते रहेंगे। जैसे हमने डिप किया, वाटर बाथ में मिक्स किया, ऑब्जर्व किया कि वो फ्लूइड है या जेली फॉर्म में। जैसे ही आपने वो रिएजेंट डाला आपने टाइमर ऑन कर देना है। जब तक वो जेल फॉर्म में नहीं होता तब तक टाइमर ऑन रहेगा। जैसे ही वो जेलिंग में हो गया आपने टाइमर स्टॉप कर दिया। वो हो गया आपका आईएनआर का। उसके बाद पीटी का जो टाइमिंग आया, उसके बाद आप उसको कैलकुलेशन में कैसे फॉलो करेंगे, तो जो आपका पेशेंट का पीटी सेकंड्स में आया होगा वो वैल्यू अपॉन में MNPT वैल्यू आप उसमें लिखेंगे, स्टैंडर्ड जो गिवन रहती है। डिवाइड, मतलब उसको डिवाइड करेंगे आप पेशेंट वैल्यू के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका आईएनआर रहेगा। अब अगर मैं बात कर लूँ कि सर इसमें नॉर्मल रेंज पीटी की कितनी रहती है, तो नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात पीटी की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 11 से 13.5 सेकंड्स तक की इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। डिपेंड करता है, कई बार रिएजेंट्स वगैरह के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है आसानी से बता सकते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं, नॉर्मल रेंज आप बता सकते हैं इसकी, और साथ ही साथ में मटेरियल रिक्वायर्ड भी बता सकते हैं आपकी क्या मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ पे रहा है। हाँ, अब एक और छोटा सा फैक्टर, जैसे मैंने बताया था विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेट करती है आपके किसके, कोगुलेशन फैक्टर को, जो कि फैक्टर 2 है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये लेक्चर कंटेंट। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। थैंक यू।